हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के बाद है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में आप जो है राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि विजयनगर साम्राज्य है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस विजयनगर साम्राज्य की ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि उसमें 4 वंशों ने शासन किया था, है ना। वो ज़्यादा स्ट्रोंग एक तरीके से साम्राज्य भी माना जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक वो टिका भी रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट ये उसकी बजाय ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुगलक वंश की बात करते हैं। हाँ जी, उसी तुगलक वंश की बात कर रहा हूँ मैं जो दिल्ली सल्तनत का था। और वहाँ पे एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, जो सन की जो है तरीके से जाना जाता है ज़्यादातर इतिहास में। मतलब विद्वान था, बट अगर कुछ अच्छा करने जाता था तो इसका मतलब सही नहीं होता था इसका डिसीजन, है ना। सोच के सही करता था बट एट लास्ट वो फेल साबित हो जाता था। तो इसने शासन किया था 1325 से लेके 1351 तक, है ना। इसके शासनकाल के दौरान 1347 में हसन गंगू नाम के एक बंदे ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी साउथ के अंदर। और वह किस नाम से गद्दी पे बैठा था? वो जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस नाम से जो है वो गद्दी पे बैठता है। और उसने जो है गुलबर्गा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और ये जो बहमनी साम्राज्य है, अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए कौन सी थी, या राजभाषा पूछ ली जाए कौन सी थी, तो उसकी जो है राजभाषा थी मराठी। उसके बाद इसने जो है अपने साम्राज्य में 4 प्रांतों को बनाया था। कौन कौन से ये 4 प्रांत थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। उसके बाद इसकी 11 फरवरी 1358 को मृत्यु हो जाती है। मतलब जो पहला राजा है जो कि हसन गंगू है, कौन था पहला राजा बहमनी साम्राज्य का? हसन गंगू। उसने स्थापना कब की थी? 1347 में। और कब तक उसने राज किया? 1358 तक जो है उसने राज किया। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है। और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के कुछ शासक दे रखे हैं। ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, बट आप जो है राजाओं के नाम जरूर पढ़ें, सुल्तानों के नाम जरूर पढ़ें। देखो, उसके बाद आता है मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज़, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय। और भी इनमें बीच में भी रहे हैं, बाद में भी रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वापस अपने मेन टॉपिक्स पे, मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अलाउद्दीन जो हसन है, उसके बाद यानी कि हसन गंगू के बाद जो है उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम जो है सुल्तान बनता है। और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके खिलाफ? बुक्का के खिलाफ। जब बुक्का राज कर रहा था, कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य पे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो अलाउद्दीन हसन था, उसका पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम। जब ये राजा बनता है, सुल्तान बनता है, कौन से राज्य का? बहमनी साम्राज्य का। तो ये उसके खिलाफ पहली बार किसका प्रयोग करता है? बारूद का प्रयोग करता है। पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब होगा? वो तो आपको पक्का पता होगा। तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था, है ना। बाबर ने किया था ना पहले तोप खाने का प्रयोग। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ऐसे चीज़ें हम कैसे करेंगे और कब करेंगे? ये हम तब करेंगे जब हम एमसीक्यूज़ को करेंगे, है ना। जब हम एमसीक्यूज़ को करेंगे, ये चीज़ें हम तब करेंगे, ठीक है। एक बार हिस्ट्री को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू वाली जो बुक है ना उसको भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, जितना भी डिटेल्स हमसे हो सकती है। चलिए देखते हैं। भीमा नदी के तट पर, ये नदी थी उस समय पे, भीमा नदी, उसके तट पर फिरोज़ाबाद की स्थापना किसने की थी?
ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। भाई ये शासक था ताजुद्दीन फिरोज, इसने फिरोजाबाद नाम के एक नगर की स्थापना की थी, यह स्थान इसने बसाया था। और ये कौन सी नदी के तट पर था? ये भीमा नदी के तट पर था। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार उसने फिरोज ने क्या किया था? फारसी, अरबी और तुर्की के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा को भी अच्छा जो है ज्ञाता था वो, अच्छा जो है उसने ज्ञान प्राप्त किया था। अब देखो, जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। वो एक विद्वान शासक कह लो, सम्राट कह लो, व्यक्ति कह लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कह लो, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत काल का जो है विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति की बात करें तो ये जो है ये व्यक्ति था ताजुद्दीन फिरोज, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज, ये आपकी ये जो लाइन लिखी हुई है ना, फारसी, अरबी, तुर्की, इन भाषाओं के अलावा वो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा को भी जानता था। आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं। उसको खगोलिकी को प्रोत्साहित करता था, उसने वैधशाला भी बनवाई थी। तो ये सब चीज़ें, ये पूरा पॉइंट जो है क्या इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति जो है ना ताजुद्दीन फिरोज, ये जो है काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य का फिरोज शाह सबसे बड़ा कार्य प्रशासन जो है रखा हुआ था उसने, और उसने सबसे बड़ी बात क्या थी उसके अंदर? उसने बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया था अपने प्रशासन की देखरेख करने के लिए, अपने प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी उसकी। चोल और दबोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह होते थे। किसके समय के? ये जो फिरोज शाह था इसके समय के। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये अगला राजा है, अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा के बीदर बना लेता है, और इसने बीदर का नया नाम रख दिया था मोहम्मदाबाद। क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद, ठीक है। इसके पहले जो सम्राट होते थे इनके, उनके नाम पे इसने मोहम्मदाबाद जो है बीदर का नाम रखा था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो कि हसन गंगू ने शुरू की थी। हसन गंगू ने जब बहमनी साम्राज्य की 1347 में स्थापना की थी तो इसने क्या किया था? गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। बट आगे चल के शिहाबुद्दीन जैसे राजा बनता है तो वो क्या कर देता है? वो बीदर को जो है क्या कर देता है? राजधानी बना देता है, गुलबर्गा को हटा देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। प्रांतपति यानी कि तरफदार जिनको बोलते थे, उनके विशेष विरुद्ध प्रांत जो है कौन से होते थे? यानी कि दौलताबाद मनसब ए आली, बरार मुजल्लिस ए आली, बीदर आज़म ए हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नायब। ये यहाँ पे जो है ये कौन थे? तरफदार थे इन जगहों के, ठीक है। तरफदार कौन होता था? प्रांतपति। इन प्रांतों की देखभाल ये लोग करते थे। वापिस अपने पॉइंट्स पे लौटते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, राजधानी चेंज हो चुकी है। अब राजा बनता है मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय क्या करता है? ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवाह को जो है उपाधि से नवाजता है, यानी कि उसको ये उपाधि देता है। ये जो व्यक्ति था महमूद गवाह, ये कौन था? ये एक ईरानी व्यक्ति था जिसको महमूद जो तृतीय था वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और महमूद तृतीय जो है इसके आदेश पर ही 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की आयु की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये क्या पॉइंट है? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है, वो सुननी पड़ेगी आपको। जो मोहम्मद तृतीय है इसके शासनकाल में ये व्यक्ति था महमूद गवाह, जो कि एक ईरानी व्यक्ति था। इसको ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वज़ीर भी कहते थे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसने जो ये इसका महमूद गवाह जो ये वज़ीर था, प्रधानमंत्री था, इसको इसने ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी। बट इसने ये बहुत लंबे समय से जो है बहमनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था ये
काफ़ी लंबे समय से। तो ये जो है काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। लेकिन बाद में देखो इसकी 70 वर्ष की आयु हो चुकी थी, तो इसने बहुत सारे राजाओं को भी देखा होगा बहमनी साम्राज्य पे राज करते हुए, है ना। तो क्या हुआ, बाद में पता चला कि ये जो है एक तरीके से क्या हो गया था, ये एक तरीके से देशद्रोह का केस जो है इसके ऊपर होता है। मतलब ये पता लगता है कि ये जो है देशद्रोही है एक तरीके से। तो इस कारण से इसको देशद्रोह के आरोप में महमूद गवाह को फांसी की सज़ा दी गई थी मोहम्मद तृतीय के द्वारा। अब जो उपाधि दे रहा है उसी ने उसको जो है क्या किया है, फांसी की सज़ा दी है। लेकिन किस कारण से दी है, वो इसी कारण से दी थी कि उसको है ना ये माना गया। अब देखो वो तो पता नहीं है, अगर आरोप साबित हुआ होगा तो फांसी भी दी गई होगी, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को सीधे ही ऐसे राजा फांसी थोड़ी देगा, कोई कारण होगा तभी देगा। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसको मदरसा भी बोलते हैं। इसका जो भवन था वो 3 मंजिल का था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उनके भोजन और कपड़े की व्यवस्था भी जो है राज्य की तरफ से की जाती थी। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया था। तो महमूद गवाह भी ऐसा ही व्यक्ति नहीं था, वो भी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति था, तभी उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस तरीके से चीज़ें चली। 1470 आ जाती है। 1470 में एक रूस से यात्री आता है जिसका नाम है निकितन, और ये बहमनी साम्राज्य में आता है और बहमनी साम्राज्य के एक राज्य में आता है जिसका आप पहले जिक्र सुन चुके हैं, बीदर। इस बीदर में आता है और यहाँ पे ये यात्रा करता है और रहता है ये कुछ समय पर यहाँ पे। इस समय पे बहमनी पर कौन राज कर रहा था, तो वही राज कर रहा था महमूद तृतीय या मोहम्मद तृतीय। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में जो है शामिल था। बीजापुर कौन से तराफ में शामिल था, गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्ला ये भी एक अगला राजा है, और अगला क्या, ये इस वंश का अंतिम राजा है। बहमनी वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कलीमुल्ला जो है बहमनी वंश का या साम्राज्य का अंतिम राजा था। इस वंश की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी, ठीक है, हसन गंगू ने की थी। कब की थी, 1347 में की थी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। इसकी मृत्यु के समय पे बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट चुका था। इन स्वतंत्र राज्यों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों राज्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो नीचे दी गई है, क्या है इस टेबल में, सबसे पहला राज्य था बीजापुर, जिसने अपने आप को स्वतंत्र किया था। बीजापुर स्वतंत्र कब हुआ था, 1489 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था, यूसुफ आदिल शाह। अब ये आदिल शाह था, तो इसने कौन से वंश की स्थापना की थी, आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। किस पे, बीजापुर पे। इस तरीके से पॉइंट्स को, टेबल्स को कैसे याद करना है, कैसे चीज़ों को पकड़ना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ। अहमदनगर ने अपने आप को स्वतंत्र किया था 1490 में। व्यक्ति कौन था स्वतंत्र कराने वाला, मलिक अहमद। निज़ाम शाही वंश की इसने स्थापना की थी। तीसरा राज्य था या तीसरा जो क्षेत्र था वो था बरार। वो 1490 में ही जो है अहमदनगर के साथ स्वतंत्र घोषित कर देता है अपने आप को। व्यक्ति कौन था जो स्वतंत्र घोषित करता है अपने आप को, फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। चौथा राज्य था गोलकुंडा। गोलकुंडा अपने आप को कब स्वतंत्र करता है, 1512 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र करता है। किस व्यक्ति ने किया था इसको स्वतंत्र, ये किया था कुली कुतुब शाह ने। और कौन से वंश की स्थापना की थी, कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। पांचवा और अंतिम जो राज्य था वो था बीदर। ये 1526 में, यहाँ तक कौन आक्रमण कर देता है भारत पे, नॉर्थ की साइड में, यहाँ पे पानीपत का युद्ध होता है जो बाबर आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो 1526 में कौन आज़ाद करता है अपने आप को, अमीर अली बरीद। ये कौन से वंश की स्थापना करता है, बरीद शाही की स्थापना करता है। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद जो है मोहम्मद प्रथम के मंत्री थे जिनका नाम क्या था, शैफुद्दीन गोरी। मोहम्मद गोरी भी हुए हैं पहले इतिहास में, हाँ ये दूसरा गोरी था। मोहम्मद प्रथम का मंत्री था सैफुद्दीन गोरी। इसने केंद्रीय प्रशासन या शासन का कार्य कई विभागों में बांटा था और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। इन 8 मंत्रियों का नाम या इनका जो स्थान है, इनका जो तरीका है काम करने का, वो क्या था, उनको क्या कहते थे और वो क्या संभालता था काम, ये कुछ इस तरीके से है। वकील सल्तनत दिल्ली के मालिक नायब के समान काम करता था। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, सिर्फ वकील को छोड़ के। आमिर जुमला ये जो है धन संबंधी विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। और धन से संबंधित लोग कौन थे, नाजिर। वजीर अशरफ ये जो है विदेश नीति दरबार संबंधी कामों को देखता था। पेशवा बाजीराव इनके समय पे भी देखने को मिला था, लेकिन ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका है ये वर्ड। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक होता था। यहाँ पे पेशवा जो मराठा साम्राज्य आता है आगे चल के, है ना, वहाँ पे पेशवा प्रधानमंत्री को बोलते थे। कोतवाल से नाम से ही पता चल रहा है ये पुलिस का मुख्य अधिकारी होता था। और सदरे जहाँ ये न्याय विभाग या धर्म या फिर दान विभाग को देखता था। तो ये 8 जो है अलग अलग व्यक्ति होते थे। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसको साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या फिर नौबत में बटा हुआ था जिसके मुख्य अधिकारी को सर ए नौबत कहते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत और मराठी भाषा को जो है प्राश्रय दिया था, काफ़ी जो है उसको बढ़ावा दिया था। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है इसलिए इसमें ज़्यादा बताने का भी नहीं है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या फिर गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नोरस नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें गीतों को भिन्न भिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नोरसपुर के नाम से एक राजधानी बनाई थी और उसने अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उसको हम जो है क्या कहते थे, उसको उसके व्यापक दृष्टिकोण के कारण जो है क्या कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था। उसके विठोवा, उसने क्या किया था, विठोवा की उपासना के केंद्र को पंढरपुर को जो है अनुदान भी दिया था। ये एक जगह थी, यहाँ पे जो है काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान जो है अनुष्ठानित किए जाते थे। इसने इसको काफ़ी अनुदान भी दिया था, मतलब धर्म का काफ़ी जो है एक तरीके से बढ़ावा दे रहा था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनाई। शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो बीच में, शायद कुछ छोड़ दिया हो, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार है ना क्या होता है कि दोनों जगह पे दिया हुआ है ना इसमें, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार खोए हुए से रहते हैं, ज़्यादा अंदर चले जाते हैं फैक्ट्स में, चीज़ों में, है ना, तो इधर उधर हो जाता है। तो दोबारा से फोकस करने की कोशिश करते हैं, पीछे से चीज़ को लेके आते हैं, ठीक है। देखो क्या कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक राजा बनता है। इसको अबला बाबा या फिर गरीबों का दोस्त कहा जाता है। इसने एक किताब लिखी थी, किताब ए नोरस, जिसमें बहुत सारे जो भी उसके अंदर लिखे गए थे, इसके द्वारा जो रचनाएं की गई थी, उनको गीतों के माध्यम से जो है प्रजा में सुनाया जाता था, है ना। उसने नोरसपुर के नाम से एक राजधानी बनाई थी। उसने उसके व्यापक दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि उसकी सोच बहुत अच्छी थी, उसके कारण उसको जगत गुरु कहा जाता था। यानी कि लोगों ने उसको उपाधि दे दी थी एक जगत गुरु की।
उसने विठोबा की उपासना के केंद्र को पंढरपुर को काफ़ी जो है अनुदान भी दिए थे। ये जगह थी इसके अंतर्गत, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 या 92 में हैदराबाद के बीच में इसने चार मीनार बनवाई थी। यानी कि हैदराबाद स्थित जो चार मीनार है उसको किसने बनवाया था? उसको बहमनी के शासक कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसमें चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब हैं जो कि चौमंजिली हैं, 4 मंजिली हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। चारों की 48 मीटर ऊंचाई है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही क्या किया था? बसाया था। इब्राहिम रोज़ा गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? इब्राहिम रोज़ा और गोल गुंबज, ठीक है। इब्राहिम रोज़ा इब्राहिम आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है कि जितना एक गुंबद कभी भी नहीं बनवाया जा सकता। मतलब वो गुंबद बहुत ज़्यादा विशाल है, गुंबद ऊपर की जो चोटी होती है, ठीक है। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन देती हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर अगर किसी ने फुसफुसाहट भी कर दी है ना, तो उसके दूसरे छोर पर भी आसानी से उस फुसफुसाहट को स्पष्ट सुना जा सकता है। इस प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य है उसका जो है अंत हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग जो है प्रांत जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। इसमें मैं एक बार नाम बता देता हूँ सभी प्रांतों के, जिनके बारे में हम एक ही वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे 33वें पॉइंट में। जैसे कि बात करेंगे हम जौनपुर की, जैसे कि हम बात करेंगे कश्मीर की, है ना, जैसे कि हम बात करेंगे बंगाल की, जैसे कि हम बात करेंगे मालवा की, मेवाड़ की, खानदेश की, है ना। इन सभी के बारे में हम देखेंगे और इसमें गुजरात भी शामिल है। और उसके बाद जो 34वां पॉइंट होगा उसमें हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ है ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं हम इस बुक को, ठीक है। और लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपनी तरफ से जो है ऐड करने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़, ये एफर्ट कैसा लगता है वो आपके कमेंट्स, आपके शेयर, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप कितने वीडियो शेयर हुए हैं। ये प्रत्येक वीक भी डेटा मिलता है हमें, ठीक है ना। और हम वैसे भी देख सकते हैं, YT स्टूडियो नाम का एक एप्लीकेशन है, उससे देखा जाता है, पूरा मैनेज किया जाता है चैनल को, ठीक है। आपके कमेंट्स, शेयर, आप जो है आप कितना सब्सक्राइब करवाते हैं, सब्सक्रिप्शन प्रत्येक वीडियो पे ये बता देता है किस वीडियो पे कितने सब्सक्राइबर्स आए, ठीक है, किस वीडियो को कितने घंटे देखा गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और आपके लाइक्स ये बताते हैं सारी चीज़ों को। अभी तक 34 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, अभी तक आज की डेट तक जब ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, ठीक है, या मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस समय पे, अभी तक 1K व्यूज़ भी नहीं है एक भी वीडियो पे, 1 से लेके 34 तक, या इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से पहले 33 पार्ट्स पे। तो ये कुछ सोचने की चीज़ है ये, ठीक है ना, सोचने की चीज़ है ना हमारे लिए, तो बिल्कुल है। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, वो आपकी जो शेयरिंग है, आपका जो प्यार है, वो हमें मिलता है कमेंट्स में, बट बहुत कम कमेंट्स होते हैं, 10 कमेंट्स भी नहीं होते, 50 लाइक्स भी नहीं होते। क्या इतना भी मतलब अच्छा काम भी नहीं कर रहे हम लोग, है ना। और कॉन्टिन्यूटी देने की देखो कितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।